हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था। आज करीब 1-2 हफ्ते बाद मुझे थोड़ा ठीक थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं आज रिकॉर्ड करने बैठ गया। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो ताकि हम इस चैनल को ग्रो कर सके और चैनल का एल्गोरिथम भी थोड़ा ठीक से चल सके। ओके, तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो एक ट्रू क्राइम स्टोरी है और इस टाइप के केसेस हमें काफ़ी टाइम मूवीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन ये केस कोई मूवीज़ से उठाया हुआ नहीं है। इस केस का जो पूरा स्टोरी है ये कोई मूवीज़ से कम भी नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस केस। बनवरी देवी का जन्म 1974 राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। बनवरी देवी 8वीं पास थी और जब वो 16 साल की हो गई, उसके घर वाले ने उसकी शादी भी कर दी और उसके हस्बैंड का नाम था अमरचंद, जो राजस्थान के ही जोधपुर जिले से था। हम सबको पता ही है 90s के टाइम पे 8वीं पास होना उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। बनवरी देवी ने 8वीं पास की थी और शादी के बाद उसने एक नर्सिंग का कोर्स किया था और उस कोर्स करने के बाद बनवरी देवी को नर्स की नौकरी भी लग गई थी एक सरकारी हॉस्पिटल में, और उस टाइम पे उसकी सैलरी करीब 7-8 हज़ार थी। अब बनवरी देवी को नर्स का नौकरी तो मिल गया था, लेकिन उसका जो सपना था वो नर्स होना नहीं था। उसे बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना था, इसलिए वो नर्स होने के साथ साथ वो राजस्थानी म्यूजिक वीडियोस भी बनाती थी, एक्टिंग भी करती थी, और उसने उन सब की सीडी बना कर रखी थी जिसमें उसके सारे गाने, एक्टिंग उस सीडी पर स्टोर था। तो वो दो काम एक साथ कर रही थी, एक्टिंग भी और उसका नर्स का नौकरी भी। और इसकी वजह से वो अक्सर जो अपनी नर्स की ड्यूटी होती थी वो मिस कर देती थी, और वो जिस हॉस्पिटल में नर्स थी वहाँ की वो इकलौती नर्स थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि उसे अपना कैरियर एक्टिंग में भी कंटिन्यू करना था और जो नर्स की नौकरी थी उसे भी साथ में लेकर चलना था। हफ्ते में 1-2 दिन ही वो हॉस्पिटल जाती थी और बाकी के दिन वो शूट करने चली जाती थी। 2009 में जो उस गांव के लोग थे उन्होंने बनवरी देवी के खिलाफ कंप्लेंट कर दिया, और ज़्यादा कंप्लेंट्स आने के कारण जो उस गांव के कलेक्टर थे उन्होंने बनवरी देवी को नर्स की नौकरी से सस्पेंड कर दिया। और यहीं से शुरू होता है बनवरी देवी की असली कहानी। जब बनवरी देवी को पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वो सबसे पहले उस इलाके के एमएलए मक्खन सिंह बिश्नोई के पास जाती है। वो मक्खन सिंह से यही कहती है कि मुझे नौकरी से हटा दिया गया है और जिस कलेक्टर ने मुझे हटाया वो अगर चाहे तो फिर से मुझे मेरी नौकरी वापस कर सकते हैं। बनवरी देवी ने एमएलए मक्खन सिंह को यह भी बताया कि वो नर्स के नौकरी के साथ साथ एल्बम भी बनाती है और एक्टिंग भी कर लेती है, और इसी वजह से वो रोज हॉस्पिटल नहीं जा सकती है। बनवरी देवी मक्खन सिंह को अपना सारा प्रॉब्लम बता देती है। तो मक्खन सिंह बनवरी देवी को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मढेरना के घर चले जाते हैं। अब मक्खन सिंह और बनवरी देवी दोनों कैबिनेट मिनिस्टर के पास चले गए बनवरी देवी की नौकरी वापस मांगने, और उस दिन उन तीनों के बीच बातचीत हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद उस कलेक्टर को मिनिस्टर का कॉल आता है। कलेक्टर को कहा जाता है कि बनवरी देवी को वापस से उस हॉस्पिटल में रख लो। अब कैबिनेट मिनिस्टर का कॉल था तो कलेक्टर मना भी नहीं कर सका। बनवरी देवी के लाइफ में अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन इस बार बनवरी देवी अगर महीने भर के लिए भी हॉस्पिटल नहीं जाती है तब भी उसे नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता था, क्योंकि बनवरी देवी और मक्खन सिंह का जो रिलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। उनकी पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। दोनों का मिलना जुलना होते रहता था, और ऐसा सिर्फ मक्खन सिंह के साथ ही नहीं, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे महिपाल मढेरना, उसके साथ भी बनवरी देवी का सेम वैसा ही रिश्ता था जैसा मक्खन सिंह के साथ था। उनकी पहली मुलाकात 2009 को हुई थी और 2 सालों तक उनका जो ये रिश्ता था ऐसे ही चलते रहता है। उन 2 सालों में बनवरी देवी काफ़ी पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहती है। उन 2 सालों में वो सब कुछ मीटिंग्स अटेंड करती है जो एक पॉलिटिकल मेंबर्स करते हैं,
और उन सभी नेताओं को देखकर भनवरी देवी भी समझ गई थी कि पॉलिटिक्स कैसे चलता है, राजनीति कैसे करते हैं। और जो उसने कनेक्शंस बनाए थे पॉलिटिकल लीडरों के साथ, उनके वजह से भनवरी देवी भी काफ़ी पावरफुल हो गई थी। 7 से 8 हजार उसका सैलरी हुआ करता था, लेकिन वो घूमती कार में थी और उसने अपना घर भी बनवा लिया था और अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजने लगी थी। मतलब उसके सैलरी के हिसाब से ये सब चीज़ें जो हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे उन मिनिस्टरों के हाथ थे। उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था। अब 2011 में भनवरी देवी का जो सपना था एक हीरोइन बनने की, एक्टिंग में अपना कैरियर बनाने की, वो पूरा चेंज हो जाता है। अब उसे भी एक पॉलिटिकल लीडर बनना था। भनवरी देवी को आने वाले चुनाव के लिए टिकट चाहिए थी और वो टिकट उसे सिर्फ 2 ही आदमी दिला सकते थे। तो भनवरी देवी ने मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा दोनों को बताया कि उसे अब एमएलए की टिकट चाहिए। शुरुआत में दोनों ने उसे कहा कि होगा थोड़ा टाइम चाहिए, और ऐसे करके कई महीने कट जाते हैं, लेकिन भनवरी देवी को टिकट नहीं मिलता है। अब भनवरी देवी को ये लगने लगता है कि वो दोनों मिलकर उसे उल्लू बना रहे हैं। तभी भनवरी देवी के दिमाग में एक प्लान आता है। वो उन दोनों को ब्लैकमेल करने का सोचती है और दोनों को कॉल करके ये बोलती है कि मेरे पास एक सीडी है और उस सीडी में दोनों का प्राइवेट वीडियो से। मलखान और मदेरणा दोनों उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर ये सब होने के बाद दोनों भनवरी देवी से दूरी बना लेते हैं और उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। भनवरी देवी को भी पता चल जाता है कि वो दोनों उसे अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए भनवरी देवी डायरेक्ट जोधपुर से जयपुर के लिए निकलती है और सीधा महिपाल मदेरणा का जो क्वार्टर है वहां पहुंच जाती है। लेकिन उस दिन भनवरी देवी को वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। उसे यह बात चुप जाती है और वो सीधा बीजेपी ऑफिस पहुंच जाती है। तभी वहां ऑफिस पर कुछ लीडर्स भी बैठे थे और भनवरी देवी जाकर उनसे कहती है कि मेरे पास मदेरणा और मलखान सिंह के प्राइवेट वीडियोस है, और ये भी कहती है कि मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी। और जब ये तमाशा हो रहा था उस ऑफिस में, वहां पर कुछ मीडिया के लोग भी बैठे थे और ये सब कांड जो हो रहा था सब कुछ सुन रहे थे। तो अगले दिन ही मीडिया के जरिए ये बात पूरी राजस्थान में फैल गई और जब ये न्यूज़ मदेरणा और मलखान सिंह ने देखा, दोनों घबरा गए, क्योंकि अगर ऐसा है तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर जो है वो एक ही झटके में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोनों ने मिलकर फिर भनवरी देवी को कांटेक्ट की और तीनों फिर से मिलकर एक दूसरे से माफी मांगी। दोनों ने मिलकर भनवरी देवी से वो सीडी मांगा, लेकिन भनवरी देवी ने उस सीडी को देने से इनकार कर दिया और तीनों के बीच एक सौदा हुआ। मदेरणा और मलखान सिंह उस सीडी के बदले 60 लाख देने वाले थे भनवरी देवी को। भनवरी देवी भी मान गई थी। फिर तीनों ने मिलकर एक डेट फिक्स्ड की। सौदा होने के बाद भनवरी देवी फिर अपने घर वापस आ जाती है जयपुर से। भनवरी देवी बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। वो घर आने के बाद भी अलर्ट रहने लगी थी। उसे लगता था कि ये जो नेता है उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, इसलिए वो अपने घर से भी बहुत कम ही निकलने लगी थी और अगर निकलती भी थी तो किसी दोस्त को साथ में लेकर जाती थी। कहा जाता है कि उसके पास जो कार थी वो कार उसे मदेरणा ने दिलवाया था। 2011 जुलाई को भनवरी देवी उस कार को बेच देती है मलखान सिंह के भाई सोहनलाल को। सोहनलाल उस कार को 4.5 लाख में खरीदता है। 50,000 वो एडवांस पेमेंट करता है और बाकी का जो अमाउंट है उसके लिए वो दोनों एक डेट फिक्स्ड करते हैं। अब 2011 1 सितंबर को सोहनलाल भनवरी देवी को कॉल करता है और कहता है कि वो कार के पैसे और वो जो डील हुई थी 60 लाख की, वो एक साथ उन पैसों को लेकर आ रहा है और भनवरी देवी से कहता है कि वो घर से बाहर निकले। भनवरी देवी पैसे लेने अपने घर से बाहर निकलती है और उसी जगह पहुंचती है जहां सोहनलाल ने उसे बुलाया था। वो पैसे लेने घर से बाहर तो निकल गई थी, लेकिन उस दिन भनवरी देवी अपने घर वापस नहीं लौटी। 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन भनवरी देवी का कोई अता पता नहीं था और ना ही उसके घर से कोई पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गया। अमरचंद, जो भनवरी देवी का पति था, वो भी आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था कि भनवरी देवी अपने घर से 6-7 दिनों तक बाहर रहती थी, लेकिन इस बार बात 6-7 दिनों की नहीं थी। 10-12 दिन गुजर गए थे,
लेकिन भनवरी देवी अपने घर वापस नहीं लौटी थी और ना ही कोई कॉल आ रहा था उसके तरफ से। उसके बच्चे भी हॉस्टल में रहते थे जयपुर में, और यहाँ जोधपुर में वो सिर्फ अपने पति के साथ रहती थी। अब 12वें दिन में अमरचंद जोधपुर के एक लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाता है और उस कंप्लेंट में वो लिखवाता है कि मेरी बीवी गायब होने के पीछे कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मढेरना और एमएलए मलखान सिंह, इन दोनों की हाथ है। फिर ये सब बातें अब मीडिया में फैलने लगती है, क्योंकि भनवरी देवी और उनके बीच पहले भी पास्ट इंसिडेंट हो चुके थे और सब लोगों को पता था उस इंसिडेंट के बारे में। तो बात अब मीडिया में फैल गई थी और न्यूज़ चैनल भी इसी टॉपिक को कवर कर रहे थे और ये केस भी पुलिस से सीबीआई को हैंडल करने दिया गया। सीबीआई सबसे पहले उस सीडी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि वाकई में वो सीडी एग्जिस्ट करती है कि भी नहीं, और इसी बीच मीडिया के जरिए एक सीडी लीक हो जाती है और उस वीडियो में सिर्फ भनवरी देवी और महिपाल मढेरना थे। और इससे एक चीज कंफर्म हो गया था कि भनवरी देवी झूठ नहीं बोल रही थी, एंड या वो वीडियो भनवरी देवी ने जानबूझकर बनाई थी। महिपाल मढेरना और मलखान सिंह बिश्नोई सीबीआई के प्राइम सस्पेक्ट थे, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री था भनवरी देवी के साथ उसके बारे में सब जानते ही थे। इसलिए सीबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी, तो इसी के चलते गायब होने के 4 महीने बाद पुलिस को एक सुराग मिलती है, और बात यह था कि भनवरी देवी अब इस दुनिया में नहीं है। उसको किसी ने मार दिया है और मर्डर भी उसी दिन कर दिया गया था जिस दिन भनवरी देवी अपने घर से निकली थी। अब सीबीआई मढेरना और मलखान सिंह दोनों से पूछताछ करने लगती है, तो उन्होंने आखिर सच बता ही दिया। मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज करी, मैं स्टार्टिंग में मलखान सिंह को मक्खन सिंह बोल रहा था। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। उस दिन की पूरी कहानी उन दोनों ने बताया कि आखिर क्या क्या हुआ था। सबसे पहले भनवरी देवी को कॉल करके बुलाया गया पैसे लेने के लिए। सोहनलाल ने कॉल करके ये बताया था कि उस जगह पर उसको राजू भाई नाम का एक आदमी मिलेगा। एग्जैक्टली भनवरी देवी से ये कहा गया था कि राजू भाई आपको पैसे दे देंगे और आपको सीडी देना है बस। और जो ये राजू भाई था उसका असली नाम था साहब उद्दीन। जब भनवरी देवी अपने घर से निकली थी, सोहनलाल पीछा करता है भनवरी देवी की, और भनवरी देवी इन सब चीज़ों से अनजान थी। उसके साथ जो षड्यंत्र रची गई थी उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। अब भनवरी देवी वहाँ पहुँचती है और राजू भाई भी अपने गाड़ी में बैठा हुआ था। तो भनवरी देवी को राजू भाई के गाड़ी के अंदर बुलाया जाता है पैसे लेने के लिए, और वो चली जाती है और वो गाड़ी स्टार्ट होके धीरे धीरे चलने लगता है। भनवरी देवी ने वो सीडी राजू भाई के हाथ में दे दिया, और उस गाड़ी में सीडी प्लेयर भी था, तो उन्होंने वो सीडी प्लेयर में वो सीडी प्ले किया, और वहाँ पर राजू भाई और उसका दोस्त और भनवरी देवी, उन तीनों ने मिलकर ये सब वीडियो देखा। उनका गाड़ी एक अलग ट्रैक में चलने लगता है। भनवरी देवी जो पहले से ही अलर्ट थी इस चीज़ को लेकर, उसे लगने लगता है कि उसके साथ अब कुछ होने वाला है, तो वो गाड़ी में ही चिल्लाने लगती है, और उसके साथ जो गुंडे बैठे थे वो दोनों डर जाते हैं कि अगर आवाज़ बाहर तक गई तो वो लोग पकड़े जाएंगे। तो उसी वक्त उन दोनों ने मिलकर भनवरी देवी का सर सीट के नीचे डाला, और एक ने भनवरी देवी का हाथ पकड़ा और दूसरा भनवरी देवी के गले पर अपना पैर रख देता है, और पैर से ही गला कुचलकर भनवरी देवी की हत्या कर देते हैं। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आती है। जिस पति ने यह सब रिपोर्ट लिखवाया था पुलिस थाने में जाकर, वो पति भी इस साजिश में शामिल था। जिस दिन भनवरी देवी गायब हुई थी उसके पति को पूरी प्लानिंग मालूम थी। अमरचंद इसलिए उस प्लान में शामिल हुआ था क्योंकि जो पैसे थे भनवरी देवी के और जो पैसा उसे मिलने वाले थे वो नेता लोगों से, पैसों की लालच में आकर उसने उनका साथ दिया था। इस केस में बहुत लोग गिरफ्तार हुए और बहुत हंगामा भी हुआ इस केस को लेकर। तो यहीं तक था आज का वीडियो। आई नो बहुत कम लोग पूरा वीडियो को देखते हैं। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा तो कमेंट एंड लाइक जरूर करना, और अगर तुमको इस टाइप के वीडियोस पसंद है देन जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में।